हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वार्म वेलकम एंड वीकली करंट अफेयर्स का सुपर कलेक्शन जो आपको पूरे सप्ताह का देता है। ऐसा कलेक्शन करंट अफेयर्स का कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप इसको रेगुलरली लिसन कर रहे हैं और इसको आप सुन रहे हैं तो यू विल गेट श्योर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वीकली करंट अफेयर्स का सुपर कलेक्शन जो आपको देगा श्योर सिलेक्शन। अंडरस्टैंड? एंड वीकली करंट अफेयर्स 17 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक है, यानी आज तक का। और मैंने इसमें कोशिश किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, खेल खेलते हैं। एशिया कप, एशिया क्रिकेट कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार ये जीता है। एशिया कप क्रिकेट जो होता है ये एशियाई देशों का इसमें खेलते हैं और इसमें सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप को किसने जीता? भारत ने। कहा हुआ था ये? तो ये श्रीलंका के कोलंबो में। और कोलंबो में ही एशिया क्रिकेट का एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का एचक्यू भी है, जानते रहिएगा। और इसमें दो तरह के मैच खेले जाते हैं, ओडीआई और 2020। गैप दिया जाता है, जैसे आपकी ओडीआई हुआ है तो फिर 2020 2 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद ऐसे खेले जाते हैं। ठीक है, इसके चेयरमैन जैसा है और इसकी पेरेंटिंग मतलब इस किसके अंडर में होता था? आईसीसी के। ठीक है, और ये 1984 में इसका पहला एडिशन खेला गया था। कहाँ? सऊदी अरब के, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के शारजाह में। ठीक है, और 1995 में इसका कहाँ आ गया? कोलंबो में इसका एचक्यू हो गया। सबसे ज्यादा आज तक किसने इसमें टाइटल जीता? तो मैंने बताया भारत ने सबसे ज्यादा, लेकिन मैच किसने खेले हैं? तो श्रीलंका ने। तो ये इतनी बेसिक जानकारी है, जानते रहिएगा आप इसको अच्छे से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं, संसद का विशेष अधिवेशन जो 18 से 22 सितंबर, इसमें दो तीन काम बहुत अच्छे हुए। एक तो पुरानी संसद को 18 सितंबर की बैठक 5 दिवसीय संसद का विशेष अधिवेशन था। तो इसमें 18 सितंबर को पुरानी संसद भवन में आयोजित हुई और उसके बाद 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का बर्थडे था, उस दिन नई संसद भवन में आए। और नई संसद भवन में आते ही इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो महिला आरक्षण बिल, जिसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जाना जाएगा। अभी तो विधेयक है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया। तो नई संसद भवन का पहला विधेयक जो पारित किया गया वो कौन सा था भाई? तो याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिलने के बाद तुरंत ही क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और इसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 या 33%, जो भी आए, आप दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, आरक्षण माने महिलाएं इतनी सेलेक्ट की जाएंगी, चूज की जाएंगी, मतलब वो इलेक्ट की जाएंगी हमारी जनता के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी ये लागू होगा परसीमन के बाद, जब भी जनगणना होगी, परसीमन होगा, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। और क्या हुआ? तो इसके लिए संसद में 128वां संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा में इसको दो सांसद को छोड़कर के, दोनों ओवैसी के पार्टी के हैं, उन दोनों ने छोड़ करके बाकी सभी ने इसको समर्थन दिया। जबकि राज्यसभा में सारे 214 एमपी जितने भी थे उन सब ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा में इस विधेयक को विपक्ष में माने वोट किया है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये नई संसद भवन का पहला ऐतिहासिक विधेयक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। इसमें नए संसद भवन में प्रवेश किया गया मंगलवार को, गणेश चतुर्थी के अवसर पर, जो उनका बर्थडे होता है। और पुरानी संसद भवन को एक नया नाम दिया गया, संविधान सदन। इसको संविधान सदन कहा जाएगा। ये पुरानी संसद को, जो पुरानी संसद भवन की इमारत है, जहां पर हमको स्वतंत्रता मिली, हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, जहां हमारा संविधान लिखा गया, अब उस भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और हाँ, ये महिला विधेयक जो आरक्षण आया है 15 साल के लिए लागू है अभी। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, ये पर्यावरण से इतनी अनुकूल है कि इसको प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। तो जानते रहिए पर्यावरण के हिसाब से जो बिल्डिंग बनती है, इसमें भूकंप माने बहुत हर तरह से सारे टेक्नोलॉजी से युक्त है हमारी ये नई, मैंने इस पर अलग से वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट, आगे चलते हैं। 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का कौन सा बना है? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना किसने की थी? आर्यन टैगोर जी ने। और 42वां संविधान वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बना है? कर्नाटक के होयसल के 3 मंदिर, होयसल मंदिर उनको कहा जाता समूह में। ये 3 मंदिर कौन कौन से हैं? चिन्ना केशव मंदिर वेलूर में, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु में, और केशव मंदिर सोमनाथपुरम में। ये तीनों कर्नाटक में है। 42वां। इस तरह से अपने यहाँ भारत में अब कितने हो गए? कुल अपने यहाँ 42 वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। कहां पर ये हुआ है? ये 41वां और 42वां जो हमारे विश्व धरोहर स्थल चुने गए हैं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 10 से 15 सितंबर तक जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग चली, उसमें यह स्थान, उस कमेटी में भारत 2025 तक मेंबर रहेगा, तो वहां पर ये चुने गए हैं। कहां पर? तो मैंने बता दिया है। अब देखिएगा अगला, अत्रापुरम पुथारेकुल, आंध्र प्रदेश का चावल एवं गुड़ से बनाई गई एक मिठाई होती है ये, और बहुत मशहूर है। ये गोदावरी के किनारे अत्रेयापुरम गांव में बनाई जाती है, इसलिए अत्रापुरम पुथारेकुल इसको नाम दिया गया है। इसको जीआई टैग मिल गया है, ये जानते रहिएगा। नेक्स्ट है यूपी। चलिए उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। ग्रेटर नोएडा के में पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कहा? ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में। इसमें विश्व भर से बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो इसमें भाग लेंगे। बहुत सारी प्रदर्शनियों का इसमें दिखाया जाएगा, इसको जानते रहिएगा। और मोटर जीपी भारत, ये पहली बार माने भारत में आयोजित हो रहा है, जिसमें बहुत तेज से मोटर बाइक रेस होती है, बहुत तेज से मोटर बाइक रेस होगी। कहाँ हुई? ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। अब मोटर जीपी भारत में तो हो रही है, यहाँ फर्राटा गाड़ियां भरेंगी, बहुत तेज दौड़ेंगी, लेकिन इसमें एक विवाद हो गया। मोटर जीपी भारत ने जो भारत का नक्शा दिखाया ना, वो गलत दिखा दिया। इससे भारत सरकार थोड़ा सा नाराज हो गई इस पर, और इसने तुरंत माफी मांगी भारत से, और उस नक्शे में इसने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखा दिया। बताइए इन सबको, इतने बड़े बड़े आयोजक हैं और नक्शे भारत का गलत दिखा देते हैं। थोड़ा इनका भी नक्शा सही कर देना चाहिए था। हालांकि इसने माफी मांग ली है, लेकिन माफी मांगा है इसने, तो इसको जानते रहिएगा। ये थोड़ा सा और क्या हुआ है, मोदी, और इसने इंडियन आयल को अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। किसने? मोटर जीपी भारत ने। मोदी जी ने यूपी के तीसरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कल आए थे मोदी जी। 31वीं बार जब से सांसद हुए, 31वीं बार, 31st टाइम वो बनारस में आए, और यहां पर उन्होंने आकर के क्या क्या किया भाई? यहां पर उन्होंने आकर के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। यह अपने यहाँ जानते रहिए कि हर मंडल में एक आवासीय विद्यालय बनेगा, अटल आवासीय। इसमें मजदूरों के बच्चे और कोरोना में अनाथ हुए बच्चे पढ़ेंगे, और 1115 करोड़ से ये बने हैं। उसके बाद इन्होंने पूर्वांचल के पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। कहां पर? राजा तालाब के पास गंजारी में। 450 करोड़ रुपए में ये बनेगा, और यहां पर बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जयशाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, और 1983 के जो विश्व क्रिकेट टीम ने पहला विश्व क्रिकेट कप जीता था, वो सब भी यहां पर इसमें खिलाड़ी वो सब आए थे। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। उसके बाद आते हैं, भारत व कनाडा के बीच में संबंध बिगड़ गए हैं भाई। देखो क्यों बिगड़ गए हैं, तो मैंने बताया कि एक वहां पर हरदीप सिंह निज्जर, एक अपने यहां खालिस्तान की मांग करने वाला, कनाडा में था, ये आतंकवादी भारत ने इसको घोषित किया था। इसकी वहां पर मर्डर हो जाता है। कनाडा ने अभी कहा कि इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, और इतने में ही संबंध सब बिगड़ना शुरू हो गए।
भारत ने ई वीजा रोक दिया है, माने सस्पेंड कर दिया कि अब कोई भी कनाडा से भारत में तब तक नहीं आ पाएगा जब तक ई वीजा सस्पेंड। अब वीजा ही नहीं देगी भारत सरकार तो कोई कनाडा से आ ही नहीं पाएगा। तो इस समय थोड़ा सा जानते रहिए। इसमें एक नाम आया फाइव आइज अलायंस। तो फाइव आइज अलायंस क्या है? ये 5 देशों का ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ये आते हैं और ये इनके बीच का एक खुफिया समझौता है। तो ये 5 देश की भी बात इसमें की गई कि कहीं ये ना भारत से नाराज हो जाए। वैसे भारत से नाराज होने वाले कोई नहीं है, लेकिन अब भारत धीरे धीरे कनाडा को सिखा रहा है कि बेटा कैसे रहा जाता है, अपनी एक एक व्यवस्था सही कर रहा है। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो 4 कैटेगरी और 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। तो चाहिए कौन से 4 कैटेगरी देख लेते हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ये 4, जैसे आप सुनते थे नागरिक पुरस्कार होते थे, पद्मा अवार्ड्स होते थे, उसकी तर्ज पर भारत सरकार इनको देगी। विज्ञान रत्न जीवन भर की उपलब्धि के लिए साइंस के फील्ड में, विज्ञान श्री किसी भी विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, विज्ञान युवा और शांति स्वरूप भटनागर 45 वर्ष के युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और विज्ञान टीम 3 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम द्वारा कोई भी खोज की जाएगी तो ये पुरस्कार दिया जाए। चारों पुरस्कार याद रखिए, इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं है, पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो याद रखिएगा। ये चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली में यमुना नदी की थीम पर स्टार्ट हुआ है और जो जीवंत शहर दिल्ली के बारे में और यमुना नदी के बारे में बताया। जानते हैं दिल्ली यमुना नदी किनारे। पहला नदी उत्सव 2018 में गोदावरी के नासिक में हुआ था, दूसरा कृष्णा नदी पर स्थित विजयवाड़ा में, तीसरा मुंगेर जो गंगा नदी पर स्थित है यहां हुआ था, चौथा इस समय 2023 में कहां हो रहा है? दिल्ली में। तो जानते हैं नदी उत्सव में तरह तरह के प्रोग्राम, नदियों को महत्व, जल के महत्व, जल संरक्षण की बातें पूरा इसमें डिटेल से बात की जाती है। तरह तरह की प्रदर्शनी लगती है, बच्चे आते हैं, सब लोग आते हैं और पानी के पूरे महत्व को बताया जाता है। भाई नदियां हमारे यहाँ की जानते हो माताएं हैं ना। और एडॉप्ट ए स्कूल, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और साथ ही यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोदी जी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जन्म दिवस पर नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। जानते हैं नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी मोदी जी के जन्मदिन पर इसने किया है। गांधी वॉक, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये 3 साल बाद फिर से ये वॉक शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन, एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट पर यह प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए शुरू की है। युद्ध अभ्यास 2023 भारत व यूएसए के बीच शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास है, शुरू है। सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर का 30वां संस्करण ये शुरू हुआ है। ये नेवी के बीच में होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में 1994 से ये शुरू है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक है। और ये कहां शुरू होगा तो आप इसको अच्छे से, 30वां संस्करण, इसमें नेवी के सिंधु केसरी, रणविजय और कवारत्ती ये समुद्री गश्ती जहाज इसमें भाग लेंगे। और सिम्बेक्स भारतीय नौसेना का किसी देश के साथ होने वाले सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होता है। ये 1994 से स्टार्ट किया गया है, इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। सिम्बेक्स, श्रीलंका ने भारत के इरकॉन, देखिए श्रीलंका ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। और किसानों हेतु भारत सरकार ने कई पहले स्टार्ट किए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जैसे केआरपी का मतलब होता है किसान ऋण पोर्टल स्टार्ट किया गया है। घर घर केसीसी माने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया, हर किसान को ऋण देने हैं लोग। और उसके बाद विंड्स मैनुअल एक स्टार्ट किया गया है। विंड्स मैनुअल का, विंड्स का फुल फॉर्म होता है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम्स। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, जानते हो किसान सबसे ज्यादा परेशान मौसम से, तो इसकी भी जानकारी विंड्स के माध्यम से दी जाएगी। और इन सारी पहलों को जो उद्घाटन एक तरह से किया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण और
हमारे देश के किसान एवं कल्याण मंत्री जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। हाँ, एक और इसमें शुरू किया गया है तो आप उसको जानते रहिएगा। पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र। ये पीएम किसान योजना के जानकारी देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जानते हैं 6,000 रुपया गवर्नमेंट देती किसानों को 3 किस्त में 2,000 के। उसके लिए पीएम किसान एआई चैटबॉट की शुरुआत की गई। कौन किया है? तो किसान कल्याण राज्य मंत्री जो है, किसान मंत्री कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक, उसके बाद है धनुष आर्टिलरी गन। 2026 तक 114 धनुष तोपें भारतीय सेना को मिल जाएंगी। यह भारत के स्वदेशी निर्मित क्या है? ये तोप है। यस माय डियर, तो मैंने आपको बताया धनुष आर्टिलरी गन के बारे में। 2026 तक 114 धनुष तोपें भारतीय सेना को मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक स्थान पर 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति यानी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इनको जानते रहिए कि इनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था। मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हिमालय के केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी। और भारत के 4 मठों की 4 कोनों पर, उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने बहुत योगदान दिया था भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए। भारत की एकता में बनाए रखने के 4 मठों की स्थापना किया था। तो इनकी मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण हो। पूर्वोत्तर के मिथुन पशु होता है, एक जैसे भैंस जैसा, भैंसा जैसा होता है मिथुन। इसको FSSAI ने खाद्य पशु का दर्जा दे दिया। मतलब अब इसको लोग ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है किसको? मिथुन को। तो FSSAI के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 में इसका निर्माण हुआ था। भारत में कौन सी चीज खाई जाए, कितने मानक है, खाने के सारे मानक। आप कोई भी बिस्किट, कोई भी चीज आप खाने के लीजिए, अगर उस पर ये FSSAI का लोगो लगा है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ये जानते रहिए। ये इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। और इसी ने उसको दिया। देखिए मिथुन जो होता है ना, वो वहां पर बताते हैं कि ये अरुणाचल और नागालैंड का राज्य पशु भी है और पूर्वोत्तर के लिए लाइफ लाइन है पशु। वहां पर सारा काम एक तरह से इसी मिथुन से किया जाता है। बहुत ज्यादा इसके सारे उपयोग होते हैं वहां पर। तो इसको आप जानते रहिए, मिथुन को अभी खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। ये आप अच्छे से जानते रहिएगा। नुआखाई जुहार, ये उड़ीसा के पश्चिम और झारखंड के सिमडेगा जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि त्योहार है। इसमें पहली फसल, जो नई फसल तैयार होती चावल की, उसमें ये अपने पहले देवता को अर्पित करते हैं। तो नुआखाई जुहार जानते रहे। पश्चिम के ये उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में ये मनाया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी थी। तो जानते हैं नुआखाई जुहार। ठीक है, यह गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। इसको भी आप जानते रहिएगा। उसके बाद है रैफ्लेशिया, विश्व का सबसे बड़ा फूल जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाया जाता है। और ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, 60 किलो इसका वजन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत जल्दी ही ये संकट में है, हो सकता है कि ये फूल आने वाले समय में न रहे। इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा फूल, तो इसको जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा फूल है, लेकिन दुर्गंध के कारण इसको लाश का फूल कहते हैं। लाश, कॉर्प्स फ्लावर कहा जाता है। जानते रहिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह परजीवी है, अर्थात पारंपरिक पौधों की तरह इसमें पत्तियां, तने व जड़ें नहीं होती हैं। इसमें इसके पौधे में जो खिलता है सिर्फ फूले मिलता है और कुछ नहीं दिखाई देता रैफ्लेशिया का। और अपने पोषक तत्व के लिए ये टेट्रा स्टिग्मा नामक एक बेल होती है, उसी पर ये अपना सारा चीज लेता है, ये निर्भर रहता है। फूल ही इसका एकमात्र दृश्य भाग है और इसका फूल सिर्फ कुछ दिनों से 1 सप्ताह तक ही खिलता है, ये रैफ्लेशिया। तो इतनी जानकारी मैंने रैफ्लेशिया के बारे में बता दी। आगे चलते हैं। उसके बाद है
न्युक मांडुका डेयरी, ये अरुणाचल प्रदेश में याक दूध पर, याक डेयरी, जैसे आपने सुना है याक, वहां का भाई पहाड़ी इलाकों का याक ना गाय है, वहां के लिए सब कुछ वही होता है। लद्दाख, ये जितने भी पहाड़ी, ये लोग जिंदा है सिर्फ याक की वजह से। तो याक डेयरी खुली है, न्युक मांडिक डेयरी, ये याक दूध पर खोली गई, अरुणाचल प्रदेश में एक डेयरी है। और ये इस पर पूरे, इसके दूध, चमड़े, खाल, सब पर ये लोग पूरा एकदम मांस पर पूरा डिपेंड करते हैं, ये वहां पर जितने भी पहाड़ी हमारे इलाके हैं। आगे ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन सजग, ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु चलाया गया एक ऑपरेशन है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो नई दिल्ली में है। और इसको कौन चलाता है, तो इसका डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, ये इसके जो महानिदेशक होते हैं वही इसके सबसे बड़े इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड होते हैं। भारत के आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1 हो गया। तीनों फॉर्मेट का मतलब कौन सा है, ओडीआई, T20 टेस्ट, तीनों में भारत नंबर 1 पर आ गया है। आईसीसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। आईसीसी की स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने। तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1987 में इसका नाम, जो आज वर्तमान आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और आज इसका हेडक्वार्टर दुबई, कहां है, संयुक्त अरब अमीरात में। और विश्व में जितने भी क्रिकेट के से संबंधित रूल्स, रेगुलेशंस, तमाम जो मैच होते हैं, ये कौन करवाता है, ये भाई आईसीसी ही करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ही कराया जाता है। हर्ष सांघवी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, किसके, ये राज्य गृह मंत्री के रूप में हैं। इन्होंने बताया कि भारत में 108 हिंदुओं को अभी हाल ही में नागरिकता दी गई है। कौन से देश से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हिंदू थे उनको नागरिकता दी गई है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने $2 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड हेतु दिया है, देने का वादा किया है, ताकि सब जो पुअर कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट से लड़ सके, उनकी भलाई की जा सके। आईसीसीआर ने, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने, बिहार के वैशाली में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय में, ये भी जानते रहिएगा। उबेर ने इंडियन नेवी के साथ समझौता किया है कि इंडियन नेवी के ऑफिसर, स्टाफ, जो भी जहां जाना चाहेगा, हम उसको ट्रैवल सॉल्यूशन देंगे, ट्रैवल मतलब यात्रा के लिए हम सुविधा देंगे। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चौथा वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां किया गया, मुंबई में किया गया, वहां के गवर्नर ने इसको किया है। 14वां संस्करण वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का अधिवेशन भी वासी, नवी मुंबई में किया गया। थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक हॉस्पिटल है, इसने नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर ट्रांसजेंडर, यानी जो होते हैं थर्ड जेंडर जो के प्राणी होते हैं, के लिए एकदम देश का पहला डेडिकेटेड ओपीडी शुरू किया है। उन्हीं के लिए समर्पित एक ओपीडी होगा जिसमें ट्रांसजेंडर के ही लोग आएंगे और उनको सुविधा दी जाएगी। एक और जान लीजिए भाई, एशियन गेम्स की शुरुआत हो गई है कल से। कहां पर, एशियन गेम्स के 19वें संस्करण, ये 2022 का एशियन गेम है, चीन के हांगजू शहर में शुरू हो गया है। 2018 में भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर 8वें स्थान पर रहा, इसको जानते रहिएगा। इस बार इसमें 45 देश के 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत 39 प्रतिस्पर्धाओं में 655 खिलाड़ी भारत के गए हैं, ठीक है। और 1986 के बाद से भारत अभी टॉप 5 में नहीं पहुंच पाया है, तो अब की हम लोग विश करें कि भारत टॉप 5 में पहुंच जाए। इसको भी अच्छे से आप लोग जानते रहिएगा। रिमेंबर इट, एशियन गेम्स का 19वां संस्करण 2022 हो रहा है 2023 में। नेक्स्ट आइए इनको देख लेते हैं। रजनीश कुमार, तो रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं।
ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे, तो इनको जानते रहिए। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के नए अंतरिम निदेशक बने हैं। धनंजय जोशी दूरसंचार उद्योग निकाय डीआईपीए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। और जबकि उपाध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप गिरोत्रा। और जय शाह जो कि बीसीसीआई के क्या है भाई, सचिव हैं। इन्होंने गोल्डन कार्ड दिया है किसको किसको? सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन को। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो भारत में संस्करण होने जा रहा है, 5 अक्टूबर से शायद शुरू होने वाला है, तो उसमें गोल्डन कार्ड का होता है कि ये लोग प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें जाने। ये गोल्डन कार्ड दे रहे हैं। जैसा किसको दिया है? तीनों को मैंने नाम बता दिया। हरदीप सिंह निज्जर मैंने बताया, यही इसी व्यक्ति की वजह से जो मारा गया जून में, इसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। एक दूसरे के यहाँ के राजनयिक निकाल दिए गए। भारत ने ई वीजा को सस्पेंड कर दिया। भारत भी कदम पे कदम उठाया जा रहा है। बहुत सारे खालिस्तानी माने जो खालिस्तान की मांग करते हैं, सारे भारत ने कईयों को आतंकवादी घोषित करके उनकी संपत्तियां एनआईए के द्वारा जब्त करवा रही है। इन पर कड़ा शिकंजा बन रहा है। ठीक हो जाएंगे अभी। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में इन्होंने दूसरे स्थान पर रहे, सिल्वर मेडल जीत करके। पीपुल्स 20 ये G20 पर जो भारत ने प्रेसिडेंसी की है अभी G20 पर आयोजित ई बुक है पीपुल्स 20, जो अपूर्व चंद्रा भारत सरकार के अधिकारी हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया। तो एक किताब है, जानते रहिए। पीपुल्स, पीपुल माने लोग होते हैं, लेकिन जब पीपुल का प्लूरल कर दिया जाए तो राष्ट्र होता है, देश होता है। तो पीपुल्स 20 जानते रहिएगा, एक ई बुक है G20 पर आधारित। मंगू भाई पटेल ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, जिन्हें लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। सुहाना सैनी भारत की हैं। और ये क्या है भाई? ये लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है सुहाना सैनी, याद रखिएगा। पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन है। पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा। कनिका कपूर भाई ये गायक हैं, जिन्होंने लंदन में AAA यानी एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2023 में संगीत में योगदान हेतु ये विशेष पुरस्कार इन्होंने जीता है, कनिका कपूर। ठीक है। जस्टिस काजी फैज ये पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कौन है? जस्टिस काजी फैज। अद्वैत जिंद कौन है भाई? लक्ष्मी कुमार चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार को प्राप्त करता है, विजेता है ये। प्रोफेसर नजमा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति व पद्मश्री प्राप्त करता, इनको अकादमी के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, प्रोफेसर नजमा अख्तर। कुलदीप द्विवेदी जानते रहे सीबीआई के उप महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। निहार मालवीय ये पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बनाए गए हैं। श्रीनिवासन के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ये कौन? ये श्रीनिवासन के स्वामी। अंतिम पंघाल भारत के युवा पहलवान सर्बिया के बेलग्रेड में इन्होंने विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है, वे पहलवान ही हैं। सुरेश गोपी ये मलयालम अभिनेता हैं जो SRFTI के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये राज्यसभा सांसद भी हैं। SRFT क्या है? सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के ये अध्यक्ष बनाए गए मलयालम अभिनेता। याद रखिएगा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं और राज्यसभा MP भी हैं। चेतना मारू भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका जो अपने पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसके लिए सुर्खियों में आई हैं, इन द न्यूज चल रही हैं। केदारनाथ सिंह हमने अपने यहाँ जानते हैं ना, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के ये बड़े पुत्र थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी मशहूर रचना थी आंका सूरज बांका सूरज केदारनाथ सिंह की। और विवेक भसीन ये बार्क माने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए। बार्क जिसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाभा भाभा अपने यहाँ परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं भारत में। और 1945 में इन्होंने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। और 1954 में AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे की स्थापना किया था। कब? 1954 में AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। यही इनकी मृत्यु जब 1966 में हो गई तो AEET को बार्क बना दिया गया। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और अपने यहां ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और जानते रहिएगा, इन्होंने पंडित जी को सलाह दी थी कि भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए, लेकिन उस समय पंडित जी नहीं माने। बाद में उन्होंने अपनी महसूस किया और भारत में बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया। इन्होंने कहा था कि अगर हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले तो चाइना हम पर कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन उस समय नहीं माना गया। हाँ, परमाणु के क्षेत्र में सारी खोज भारत में यही की जाती है, बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्राम्बे मुंबई में है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको एंजॉय करिएगा, बार बार सुनिएगा और सुनते रहिए तब तक जब तक ना हो जाए आपका सिलेक्शन। तो हमारा ये कलेक्शन दिलाएगा आपको सिलेक्शन। अगर ये यूजफुल, हेल्पफुल और एजुकेटिव लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।